Hello, good morning students. Welcome to the online classes run by SBM Senior Secondary School, Bhadra Junjalore. Students, in the previous video, you studied about some parts of simple present or present indefinite tense. But now, today, you will study the further parts of present indefinite tense. So please look toward the whiteboard and try to understand what is present indefinite tense. Students, आपने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके आगे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव और फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अतः आप ध्यान से व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें और समझने का प्रयास करें। ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में स्टूडेंट्स आपने देखा कि पहचान क्या होती है, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया, फिर मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स आपको गौर से देखना होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो मेन वर्ब है उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि एस, ई एस और आई एस का भी प्रयोग करते हैं, उस चीज़ को भी देखना हमें। लेकिन उससे पहले हमें उन सेंटेंसेस के बारे में जानना है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या किसी भी टेंस में आते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनके बारे में हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम यहाँ पर सेंटेंस को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में सेंटेंस के बारे में खूब विस्तृत रूप से पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सेंटेंस के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम एक एक सेंटेंस लेकर चलेंगे। तो सेंटेंस की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है ना। अब हिंदी में भी आप वाक्य को पढ़ते हो, इंग्लिश में उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस की डिफिनीशन जब हम लेकर चलते हैं तो इसका मतलब होता है ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सिंगल वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे डिफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें, अ सिंगल वर्ड, ठीक है, ये आपका हो गया सिंगल वर्ड, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of words which makes complete sense is called sentence। स्टूडेंट्स थोड़ा गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को। मैंने लिखा अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यहाँ पर आप बात को समझिए, एक वर्ड यानी सिंगल मतलब होता है एक, अकेला, एक शब्द या शब्दों का एक समूह। ग्रुप मीन्स होता है समूह और वर्ड मीन्स शब्द, आप जानते ही हो। विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच मतलब जो किसके लिए लगा है? अ सिंगल वर्ड के लिए भी लगा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए भी लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वर्ड आपका एक बात है, एक वर्ड है, लाइफलेस है, निर्जीव है, अमूर्त है, इसलिए यहाँ पर विच आएगा, हुज का प्रयोग नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण अर्थ देता हो। कंप्लीट मीन्स पूर्ण, सेंस मीन्स अर्थ, मेक्स मीन्स करता हो, देता हो, बनाता हो, प्रदर्शित करता हो।
इज कॉल्ड कहाँ जाता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य। बात तो समझिएगा, थोड़ा पीछे की बात है, लेकिन चूंकि आप सेंटेंस पढ़ोगे इसलिए आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब गौर से देखिएगा, अब पहले इसको लेके चलते हैं, अ सिंगल वर्ड। तो सिंगल वर्ड में अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, एग्जाम्पल में आप जैसे मैंने कह दिया गो, ठीक, मैंने कह दिया प्ले, फिर मैंने कह दिया ओपन द डोर। देख लीजिए यहाँ पर आपके सिंगल वर्ड है, ये आपका सिंगल वर्ड है, ये आपका सिंगल वर्ड है, इसमें 3 वर्ड्स हैं, ओपन भी है, द भी है और डोर भी है। तो यहाँ पर आप ओपन द डोर को अगर हम ऐसे कर दें, ओपन केवल कर दें, तो ये भी आपको देखो सिंगल हो गया। मैं इसको बताने का प्रयास करूँगा। अब दूसरा देखिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, राम इज प्लेइंग, ये आपका हो गया। सीता इज सिंगिंग। ठीक, देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट, गौर से देखिए। मैंने लिखा यहाँ पर गो, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता हूँ, प्ले और ओपन। अब आपको ये समझ में आ रहा है, गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, ओपन मीन्स खोलना, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों आप जानते ही हैं, इन तीनों को क्या बोलते हो आप? वर्ब। क्या बोलते हो? वर्ब बोलते हो। इनको हम क्रिया हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे जब ये वर्ब हो गई तो इनका मतलब जाना, खेलना और खोलना हो गया। लेकिन तब ये सेंटेंस नहीं है, गौर से सुनिएगा, नई बात है, बिल्कुल नई बात है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन इसको आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। गो मीन्स जाना, प्ले मीन्स खेलना, ओपन मीन्स खोलना। ये तीनों अगर वर्ब के रूप में रहेंगी और ना 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 तीनों के पीछे आएगा तो यह सेंटेंस नहीं होगा। इज इट क्लियर? अभी बता रहा हूँ कैसे नहीं होगा। चूंकि ये वर्ब हैं, सेंटेंस में आपको मैं बता दूं, ये तो आप डिफिनीशन देख लिए, किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए, कंप्लीट होने के लिए कम से कम यानी मिनिमम 2 वर्ड्स होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट आपको मैं बता दूं, फर्स्ट नाम आता है सब्जेक्ट का और सेकंड नाम आता है वर्ब का। अगर ये दोनों वर्ड यानी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हैं तो हम कभी कह ही नहीं सकते कि दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। वी कांट टेल दिस, हम इसको नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसमें दिए गए कार्य को, दिए गए बात को, ठीक है, करने के लिए भी एक सब्जेक्ट, एक कर्ता होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। आप जानते हो, मैंने वर्ब के बारे में डिटेल में आपको बताया कि वर्ब वह होती है जिसके हिंदी क्रिया के, ठीक है, जो पीछे होता है ना, यानी अर्थ ना 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 आता है, ठीक है ना। अब देखना, आप कहोगे कि सर गो, प्ले, ओपन, ये तीनों कैसे आप कह रहे हो कि सेंटेंस है? सही बात है, सेंटेंस की तरह लग भी नहीं रहा है भी नहीं, रियल है। लेकिन जब वर्ब है तब सेंटेंस नहीं है। वर्ब होते हुए भी ये सेंटेंस का काम करेगा। मैं आपको बताने का प्रयास करना चाहूँगा कि गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाओ। ध्यान दीजिएगा, जाओ, जाएं और जाइए। गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं समझोगे तो ये कन्फ्यूज़न लगा रहेगा, कहीं मिलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी चीज़ है, मालूम रहता है, लेकिन इसको कोई बताने का प्रयास नहीं करता है। इसलिए आप इसको समझो कि मैं यहाँ डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ गो लिखा है, यहाँ प्ले लिखा है, यहाँ ओपन लिखा है, तीनों वर्ब हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, राइट। अब यहाँ पे गो मीन्स मैंने लिख दिया, जाना नहीं लिखा। आप देखो मैंने यहाँ गो मीन्स जाना लिखा, अभी 2 को छोड़ते हैं, तो यहाँ मैंने गो मीन्स लिखा जाओ, जाएं, जाइए।
क्लियर। अब यहाँ पे जब तीनों ये शब्द आ गए आपके सामने तो ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट आप मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि एज ए टीचर मैं किसी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ गो या गो आउट। कल्पना कीजिए आप, मैं कहता हूँ गो, तो मैं क्या बोलूँगा? जाना। मैं कहूँगा स्टडी, पढ़ना। मैं कहूँगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। मैं कहूँगा सिट डाउन। तो बात को समझिए, अगर एज ए स्टूडेंट आप क्लास में बैठे हो, एज ए टीचर मैं क्लास में हूँ, तो मैं अगर आपको जाने के लिए बोलूँगा तो बोलूँगा गो। तो गो का मतलब होता है मेरे द्वारा जो बोला गया है वहाँ पे होगा जाओ, जाए, जाइए। जैसा हम किसी को सम्मान देते हैं, जाओ, अपने से छोटे और बराबरी वाले के लिए जाओ का प्रयोग हम करते हैं। ध्यान से सुनना, जाएं और जाइए ये अपने से बड़े वालों के लिए इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए करते हैं। नहीं समझ में आया? अब जैसे मैंने आपको क्लास में कह दिया बाहर जाओ, तो मैंने आपको क्या किया? मैंने आपको कहा बाहर जाओ, तो किसको कहा? आपको कहा, लेकिन आपका नाम नहीं लिया। जैसे मैंने किया मोहन बाहर जाओ, तो मोहन सब्जेक्ट हो ही गया, लेकिन मैंने खाली बोला जाओ। अब क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब लेकिन जो बाहर मैंने संकेत किया, आप आए और डायरेक्ट मैंने कह दिया बाहर जाओ, तो देखो आप आए और मैंने कहा बाहर जाओ, तो आप तो सब्जेक्ट हो ही ना। आप नाउन हो, आपका कोई नाम है, आप एक व्यक्ति हो, एक स्टूडेंट हो, नाउन तो हो ना, तो मतलब सब्जेक्ट हो। तो अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। गो मीन जाओ, तो मैंने आपको कहा, तो आपके लिए मैंने क्या लगाऊंगा? यू गो, तुम जाओ। मैंने कहा कम हियर, यू कम हियर, स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, सिट डाउन, यू सिट डाउन, प्ले, यू प्ले, रन, यू रन। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो यू शब्द है, इनका साथ छोड़ ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स, यू को आप बोलोगे नहीं, ये अंडरस्टूड रहता है, हाइड रहता है, नहीं छुपा हुआ होता है। देख लो, आप ही देखो, आप अपने छोटे भाई को बोलो कि इधर आ, अपने छोटे भाई को बोल रहे हो इधर आ, किसको बोल रहे हो? तू इधर आ। देखो, आप अपने बड़े भाई को बोल रहे हो इधर आइए, तो आप क्या बोल रहे हो? आप इधर आइए। अपने पिताजी को बोल रहे हो इधर आइए या इधर आए, तो बोले हो आप इधर आए। आप मतलब पिताजी, आप मतलब बड़ा भाई, आप मतलब यानी तुम मतलब छोटा भाई। तो आप, तुम, आप लोग का इंग्लिश क्या होता है? यू। बोल नहीं रहे हो, वहाँ बोलते समय, बुलाते समय आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी आप यू अंडरस्टूड रख करके बुला रहे हो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? तो अगर हमने अभी क्या बोला कि किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए कम से कम, उसके बाद चाहे जितना कुछ आता है वो आता रहेगा एज ए ऑब्जेक्ट, एज अजर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, यहाँ पे वर्ब, ये हो गया सेंटेंस। क्लियर हो गया? चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे यूं, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तीनों के आगे यूं छुपा हुआ है, जो क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब यूं छुपा हुआ है तो इसका मतलब यह हो गया कि ये जो है पूरा सेंटेंस है। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, अगर इसी को आप खाली जाना कहोगे तो स्टूडेंट समझ जाना यह कभी सेंटेंस नहीं हो सकता। अब इसी को अगर कहोगे जाओ, जाए, जाइए, इसी को कहोगे खेलो, खेलें, खेलिए, इसी को खोलें, ठीक है, खोलो, खोलिए, तभी आपका हो जाएगा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट होता है यू, हमेशा छुपा होता है। और यह जो सेंटेंस बनेगा इसका नाम होता है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। इसमें हमेशा कर्ता छुपा होता है। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने लिखा राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, बात स्पष्ट है। देख लो, राम एज ए सब्जेक्ट, इज एज अ हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग एज ए मेन वर्ब विद आईएनजी, आईएनजी के साथ में। तो राम खेल रहा है तो खेल रहा है, सीधी सीधी बात स्पष्ट हो गई। सीता इज सिंगिंग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सीता गा रही है, ये भी क्लियर है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझ जाइए, अगर मैं लिख दूँ मोहन
इज, अब देखिए यहां पर लिख दिया मोहन इज, मोहन है। अब क्लियर ही नहीं हो रहा है, मोहन है, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस टोटली रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, क्योंकि आपको यही लग रहा है। मैंने अभी अब इस रूल पे आप आओगे, अगर आप ध्यान दे रहे हो व्हाइट बोर्ड की तरह, तो आप मेरी बात पे ध्यान दोगे कि सर आप ही ने तो कहा कि किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। क्लियर, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा, तो ही आप कहोगे कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन आया और वर्ब के रूप में इज आया, तो इस सेंटेंस को सर आप कह रहे हो कि कंप्लीट है और इस सेंटेंस को आप कह रहे हो कि इनकम्प्लीट है। व्हाट इज रीजन? रीजन इज क्लियर, कारण स्पष्ट है। देखिए गौर से, अब यहाँ पे मैंने लिखा मोहन है। देखो, एक तो होता है सेंस के रूप में, एक होता है लॉजिक के रूप में। अब मोहन है किसी भी वर्ब के लिए, ठीक है, मेन वर्ब होना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ पे वर्ब है, आप जानते ही हो कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है। क्लियर हो गया? तो अभी आप यहाँ पर बोलोगे कि सर ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसके लिए मेन वर्ब लाइए भाई, नहीं, देख लीजिए हम सामने ही बता रहे हैं, राम सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, इज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आया मेन वर्ब, तब कंप्लीट हुआ, तो यहाँ का मेन वर्ब कहाँ है? क्लियर हो रहा है? क्योंकि मोहन है, यह एक बात है, यह एक कथन है, एक तथ्य है कि एक व्यक्ति है, और यहाँ पे जो देख रहे हो मेन वर्ब आया ही नहीं, मोहन के काम को दिखाया ही नहीं, तो यह सेंटेंस क्लियर नहीं है, रॉन्ग है। दूसरा तरीका देख लो समझाने का। देखिए, अब ये जो इज होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी होता है। गौर से देखिएगा, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब, जैसे मैं लिख रहा हूँ मोहन, ठीक है, इज फैट, मोहन मोटा है, मोहन मोटा है। अगर इस तरह से लोगे तो यहाँ वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तब भी रॉन्ग हो गया। अगर इस तरह से लोगे तो यहाँ पर कोई कंप्लीमेंट के रूप में, इसे कंप्लीमेंट कहते हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये आपका जो है लिंकिंग वर्ब हो गई, ये आपका कंप्लीमेंट हो गया। जब तक यहाँ पर कोई कंप्लीमेंट यानी इज, एम, आ, वाज, वर, ठीक है ना, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये ऐसे वर्ब होते हैं, इनके लिए आपको एक कंप्लीमेंट लाना जरूरी होता है। अब कहोगे सर यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब कब? जब यहाँ पे मेन वर्ब आएगी तब। लेकिन अगर यहाँ पे मेन वर्ब नहीं आएगी तो ये हो जाएगी लिंकिंग वर्ब। यही इज आपकी हो जाएगी लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है। समझ में आया? तो देख लीजिए, न यहाँ पे मेन वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब इसको मान रहे हो इसको, तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है, तब भी इसकी जैसा नहीं है, गलत हो जाएगा। अगर इसको आप लिंकिंग वर्ब मान रहे हो या मेन वर्ब मान रहे हो, तो यहाँ पर आपका फिर भी देख लो, यहाँ पे कोई कंप्लीमेंट के रूप में वर्ड नहीं आया है, इसलिए फिर भी गलत हो जाएगा। कंप्लीमेंट के रूप में कोई एडजेक्टिव आ सकता है, कंप्लीमेंट के रूप में कोई, ठीक है, नाउन आ सकता है, जो नहीं आया है, इसलिए रॉन्ग है, सही नहीं है। तो जो सही अर्थ दे ही नहीं रहा है तो उसको आप सेंटेंस कहोगे। अगर और हम देखें, अगर हम ऐसे देख लें, ऑन द रोड, अब देख लो, ऑन द रोड, सड़क पर। क्या सड़क पर? कहीं पे लिखा है ऑन द रोड, कहीं पे लिखा है ऑन द रूफ, कहीं पे लिखा है इन द क्लास, कहीं पे लिखा है इन द गार्डन, यानी ऐसे शब्द, बगीचे में, घर में, ठीक है, यहाँ वहाँ, ऐसा कुछ थोड़ा सा देख लो। न इसमें सब्जेक्ट है, न इसमें वर्ब है, कुछ नहीं है, तो इसको भी आप सेंटेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि यह कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। यह वाक्य का एक अंश है, इसलिए इसको वाक्यांश बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज। देख लो, वाक्यांश, वाक्यांश यानी वाक्य प्लस अंश, संधि किया हुआ है, हिंदी का आप जानते ही हैं, वाक्य प्लस अंश बराबर वाक्यांश, वाक्य का छोटा सा हिस्सा। देख लो, ऑन द रोड,
ऑन द रोड, सड़क पर। क्या सड़क पर? अगर इसी को आप क्लियर करना चाहते हो स्टूडेंट, थोड़ा गौर से देखना, अगर मैं इसी को क्लियर कर दूं, ऑन द रोड है तो यहीं पे लिख दूं ही रन्स, अब इसको जोड़ लो यहीं पे, ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ता है। अब देखो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। हुआ क्लियर? क्यों क्लियर हुआ? आप अंतर देख रहे हो कि नहीं? अंतर इसलिए है कि यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया और मेन वर्ब आ गई, इसलिए यह सेंटेंस क्लियर है। इसका मतलब यह फार्मूला 100% सही है कि यहाँ पर किसी भी सेंटेंस को पूरा होने के लिए मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी आ सकता है, मिनिमम जो कंपलसरी है, जिनको आना ही पड़ेगा, वह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन मेन वर्ब के रूप में होता तो कंप्लीमेंट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता तो मेन वर्ब चाहिए, दोनों नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग है। यह सेंटेंस कंप्लीट है। मोहन इज फैट, मोहन मोटा है, बात पूरी हो गई। यहाँ पे कंप्लीमेंट भी है, यहाँ लिंकिंग वर्ब भी है, यहाँ सब्जेक्ट भी है। यहाँ देख लीजिए, ऑन द रोड, केवल ऑन द रोड लिखा है, सड़क पर। कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या सड़क पर? खेलता है, दौड़ता है, बैठता है, टहलता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमें पता करने के लिए एक सब्जेक्ट लगाना होगा, एक वर्ब लगाना होगा। जैसे ही इन दोनों को हम लगाएंगे, बात क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस है। अब सेंटेंस को स्टूडेंट्स अब देखेंगे तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। अगर अर्थ के आधार पे देखेंगे तो 5 प्रकार के होते हैं। अगर रूप के आधार पे देखेंगे, संरचना के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। जरा गौर से देखना, सेंटेंस को हम समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस को हम दिखाएंगे किसी जगह, और देखेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस अनेकों प्रकार के होते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने सेंटेंस की बात की, सेंटेंस आपने देखा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आगे की हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब ये चीज़ें अगर मैं ले लूँ, अगर अर्थ के आधार पे लोगे, अर्थ के आधार पे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम ले लें तो पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चौथा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5वां आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मैंने अर्थ के आधार पे लिखा है, यानी सेंस के आधार पे। इस सेंस के आधार पे आपका, यानी अर्थ के आधार पे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखना, बात आपके टेंस से रिलेटेड आएगी। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य या विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस वह होता है, हिंदी में देख लो पहले, असर्टिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी बात को स्वीकारा जाता है या नकारा जाता है। फिर से सुनिए, असर्टिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी बात को स्वीकारा जाता है या नकारा जाता है। An assertive sentence is one that asserts or negates a thing, a matter, a fact, an action। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा वाक्य जिसमें किसी बात को हम या तो स्वीकार देते हैं या तो इनकार कर देते हैं, वही होता है असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है, देख लो, आप ही बोलते हो सर नेगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 भेद होते हैं। ये जो है इसके 2 प्रकार होते हैं, गौर से देखना। पहला होता है सिंपल, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, या इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, आप भी लिखते हो, हमेशा ज़्यादातर इसी को लिखते हो, अफर्मेटिव।
देख लो, देख लीजिए, आ गई नहीं बात। अभी आप टेंस पढ़ रहे हो तो इसी को लिखते हो ना सर, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हो, आप बोलते भी हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि असर्टिव सेंटेंस जो आपका होता है उसका जो पहला रूप होता है वह होता है सिंपल सरल वाक्य, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य। तीनों में से कोई भी बोल सकते हो, ये पहला है। और इसी का दूसरा अगर हम लेंगे तो दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, आप भी जानते हो बहुत आता है। तो अब ये पहला और दूसरा किसके रूप हैं? असर्टिव के उप प्रकार हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे उप प्रकार है, प्रकार सेंटेंस के 5 हो गए हैं, अब इसमें भी प्रकार मिल रहे हैं तो उप प्रकार हो गया, सब टाइप्स हो गया। तो यहाँ पर नकारात्मक, जिसमें बात को स्वीकारी जाए वह स्वीकारात्मक, जिसमें बात को नकारा जाए वह नकारात्मक। क्लियर, सीधी सीधी बात है। राम पढ़ता है स्वीकार कर रहे हैं, राम नहीं पढ़ता है नकार रहे हैं। तुम रोज प्रतिदिन, ठीक है, 5 घंटे पढ़ते हो, स्वीकार रहे हैं। तुम प्रतिदिन 5 घंटे नहीं पढ़ते हो, इनकार कर रहे हैं, बस बात खत्म। जिसमें न नहीं शब्द आएगा वह निगेटिव होगा, जिसमें न नहीं शब्द नहीं आएगा वह अफर्मेटिव होगा, जिसमें नॉट आएगा, जिसमें नेवर आएगा और बहुत सारे एडवर्ब्स हैं इंग्लिश में तो भी निगेटिव हो जाएंगे, नहीं आएंगे, बात को स्वीकारी जाएगी तो अफर्मेटिव हो जाएंगे। आप भी समझ रहे हो। तो 2 प्रकार इनके होते हैं, किसके? असर्टिव के। अब आगे जब आते हैं स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आपको? अभी यही चालू होने वाला है, इसलिए मैं पहले इसी को बता दिया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। स्टूडेंट्स अब गौर से देखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 रूप होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 रूप होते हैं। पहला होता है, ठीक है, एस नो टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है WS टाइप सेंटेंस। स्टूडेंट्स गौर से सुनना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है, प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न उठाया जाए, प्रश्न रखा जाए, उसे कहा जाता है प्रश्नसूचक वाक्य। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिमांड्स अ क्वेश्चन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन। सीधी सीधी, बस सिंपल सी डिफिनीशन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप जानते ही हो, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें किसी बात को, ठीक है, प्रश्न के रूप में रखी जाती हो। तो यहाँ पर प्रश्न के रूप में रखा जाएगा, लेकिन ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। एक आता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे आता है डू यू, ठीक है, प्ले। ध्यान देना, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, और इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा क्या तुम खेलते हो। देखना अभी दूसरा जो आता है वह किसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होकर आता है इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में वह बीच में आ जाता है, जैसे वह कहाँ जाता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, गौर से देखिए, क्या तुम खेलते हो, ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें क्या सबसे पहले आया हो वह होता है हाँ ना प्रकार वाला वाक्य। अब कहोगे कि सर हाँ ना, ऐसनों को हाँ या ना वाले वाक्य कहते हैं। अब क्यों भाई हाँ या ना प्रकार वाले क्यों कहेंगे? क्योंकि ऐसे वाक्यों का जवाब या तो हाँ में दिया जाता है या तो ना में दिया जाता है। स्टूडेंट्स आप समझते हो? देख लीजिए, जवाब दो। अगर मैं सपोज दैट आपसे हिंदी में पूछता हूँ क्या तुम खेलते हो, तो आप पहला जवाब दोगे, अगर खेलते हो तो दोगे हाँ सर मैं खेलता हूँ, अगर नहीं खेलते हो तो कहोगे नहीं सर मैं नहीं खेलता हूँ। देख लो, आप खुद अपने मन में सोचो यह बात कैसी है। कहीं भी क्या से लगा हुआ शब्द आपको मिल जाए, कोई सेंटेंस कहीं भी एनीवेयर, तो आप समझ जाना कि उसमें या तो हाँ में जवाब दिया जाएगा या तो ना में जवाब दिया जाएगा। क्लियर कर लो आप भी। वही बात अगर इंग्लिश में हम पूछते हैं तो इसके के लिए टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। डिटेल में आगे बताएंगे अभी टेंस पढ़ाते समय। कभी भी यहाँ पर क्या के अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे डू यू प्ले, अगर खेलते हो तो कहोगे एस आई प्ले, अगर नहीं खेलते हो तो कहोगे नो कॉमा आई डोंट प्ले।
हाँ मैं खेलता हूँ, नहीं मैं नहीं खेलता हूँ। तो इसका जवाब क्या वाले से शुरू होने वाले वाक्यों का जवाब हमेशा हाना में दिया जाता है, इसलिए इसको हाना वाले प्रकार वाक्य कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य भी कहते हैं और यस नो टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे लिखते हैं वेयर, ठीक है, डज ही गो, ऐसे ही आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर वेयर सबसे पहले आ गया और इसका जो पहला दो वर्ड है देख लो यहाँ पे, ये जो वर्ड है इसके जो पहले लेटर दो हैं WH। अब खाली इनको ध्यान देना स्टूडेंट, एक बात समझ जाना, खाली हाउ को छोड़कर या हाउ से बनने वाले शब्दों को छोड़कर आप जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड पाओगे वह हमेशा WH से शुरू होंगे। देख लो, चाहे व्हाट देख लो, व्हेन देख लो, वेयर देख लो, whom देख लो, which देख लो, which देख लो, ठीक है। जितने भी आप वर्ड देखोगे जो इंट्रोगेटिव हैं उनका पहला दो अक्षर, पहला दो लेटर जो होगा वह W और S से होगा, केवल हाउ और हाउ से बनने वाले वर्ड को छोड़कर। तो इनकी इंग्लिश जब हिंदी में या बीच में आते हैं तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं तो वह होता है WS से शुरू होता है, इसीलिए हम इनको WH टाइप सेंटेंस कहते हैं। समझ में आए स्टूडेंट्स। तो इसके भी दो रूप हो गए, पहला होता है यस नो वाला, दूसरा होता है WH वाला। क्लियर। आगे हम बताएंगे इसको जब पढ़ाते चलेंगे आगे। अब अगला आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञा सूचक होता है, इसमें भी आपको दो मिलेंगे, एक आता है पॉजिटिव इम्पेरेटिव, एक आता है निगेटिव इम्पेरेटिव। इसके भी दो रूप होते हैं। तो पॉजिटिव इम्पेरेटिव में जैसे आपका आता है, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, किसी को आप आदेश दे रहे हो, ठीक है, यू ऑर्डर्ड ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो देख लो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, इसमें बात स्पष्ट हो जा रही है, बात पॉजिटिव है, इसमें नकारा नहीं जा रहा है। अगर इसी को हम नकार दें, कहें डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, तो देख लीजिए कह रहा है कि दरवाज़ा मत खोलो, यानी मना कर रहा है कि दरवाज़ा मत खोलो। तो यहाँ पर मत कर रहा है अर्थात न कर रहा है, नेगेटिव वर्ड आया है, इसलिए आपका ये नेगेटिव हो गया। इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आया है तो पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह लो, इसमें नेगेटिव वर्ड आया है, डोंट आता है, नेवर आता है, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो इसके भी दो प्रकार यानी उप प्रकार, इसके भी दो प्रकार और इसके भी दो प्रकार, लेकिन इनके सिंगल ही होते हैं। तो ये तो है आपके अर्थ के आधार पे वाक्य। ठीक है स्टूडेंट्स, विधिसूचक या कथनात्मक वाक्य जिसमें बात को स्वीकारा जाए या नकारा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, प्रश्नसूचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छासूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके दो प्रकार होते हैं, असर्टिव पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके होते हैं पहला एस नो टाइप सेंटेंस, दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंस। इसका होता है पहला पॉजिटिव इंपेरेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव इंपेरेटिव। आपके सामने अभी उपस्थित है, देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आगे की चीज़ें थी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कराया ताकि आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा पता रहे, क्योंकि अब सेंटेंस ही आता रहेगा और आपको हमेशा पहचानना है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आपका हो गया सेंस के आधार पे, किसके आधार पे, भाव के आधार पे, अर्थ के आधार पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉर्मेशन के आधार पे लें, रूप के आधार पे, संरचना के आधार पे, ध्यान दीजिएगा, अब आएगा रूप या संरचना, बनावट के आधार पे। तो बनावट के आधार पे अगर हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिएगा, पहला होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड।
इसको कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसको कहते हैं मिश्रित वाक्य, और इसको कहते हैं, आप कंपाउंड को जब भी देखते हो कंपाउंड यौगिक आता होगा, साइंस आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कंपाउंड यौगिक। कंपाउंड का मतलब यौगिक होता है जो कई तत्वों से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ कंपाउंड का मतलब वो भी वहाँ मिलता है तो यहाँ पर भी मिलता है, कई सेंटेंस मिलते हैं तो ये आपका हो जाता है संयुक्त। ठीक है, संयुक्त। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं सेंटेंस लिखूंगा, देखिए ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब इधर लिखूंगा, ये हो गया सेकेंड। दूसरा, देखिए स्टूडेंट्स गौर से देखिए, मैं हल्के में इस सेंटेंस को बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत आगे की चीज़ें हैं, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आपको। राम इज़ रनिंग। अब मैं सिंपल सेंटेंस की पहले डिफिनीशन ले लूँ। अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। गौर से सुनिएगा, अब फाइनाइट वर्ब आ गई, वो भी चीज़ है, सब मिलता जाएगा आपको, ढेर सारे अनंत। आप साइक्लोपीडिया में, इनसाइक्लोपीडिया में प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज वन दैट, ठीक है, हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। कोई सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक कर्ता होता है, जिसमें एक क्रिया होती है। बात खत्म, अभी बताएंगे उसको। Complex sentence, मिश्रित वाक्य। A complex sentence is one which has a principal clause and one or more than one subordinate clauses। बताएंगे इसको, ये सारी चीज़ें आपको आगे मिलती जाएंगी, क्लॉज पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया, यानी मिश्रित वाक्य वह होता है जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, जिनको उपवाक्य बोलोगे। यहाँ पे एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक, ठीक है, आश्रित उपवाक्य होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस इज वन विच, ठीक है, आप ध्यान देना, कंपाउंड यहाँ पे तो एक से अधिक, यहाँ पे ढेर सारे, चाहे जितने जोड़ दो। कंपाउंड सेंटेंस इज वन दैट हैज मोर देन टू, मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉजेस, और ए कंपाउंड सेंटेंस वन विच हैज मोर सेंटेंसेस कंबाइंड विथ, ज्वाइंड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कंपाउंड सेंटेंस वे होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग, समान पदीय संयोजक कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, जिनमें समान पद वाले अनेकों उपवाक्य हो सकते हैं, जिसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हो, उपवाक्य हो सकते हैं। अब बात को समझिए स्टूडेंट्स, आपके लिए नया है, मुझे पता है कि समझ में, ठीक है, थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखोगे आपको समझ में आए। ये आपको डिटेल आगे की चीज़ है, ये आपको क्लॉज वाला जो टॉपिक है उसमें मिलेगा, सब ये सब मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जानकारी हो जाए जिससे आपका टेंस न बिगड़े। इसके बारे में जानकारी ले लोगे तो टेंस नहीं बिगड़ेगा। तो देखिए, मैंने कहा सिंपल सेंटेंस हुआ होता है जिसमें एक कर्ता होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब यानी क्रिया होती है। देख लो, तो एक कर्ता यहाँ पे हो गया, एक क्रिया हो गई। अब मैंने फाइनाइट वर्ब का नाम लिया था, ध्यान देना, फाइनाइट वर्ब को बोलते हैं, ठीक है, बंधी हुई क्रिया, बंधी हुई क्रिया, अस्वतंत्र क्रिया, ऐसी क्रिया जो, ठीक है, अपने टेंस और अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है, उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब देख लीजिए, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, तो यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर। दूसरा, अगर ये प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का यहाँ कह लो
एक वचन का कर्ता या सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ इज का प्रयोग नहीं होता। तो ये जो वर्ब आई है हेल्पिंग वर्ब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार आई है और ये सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एक वचन का राम उसके लिए आई है। वही बात देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक जो है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वह होता है जिसको हम प्रधान उपवाक्य बोलते हैं जो अपना अर्थ खुद पूरा रखता है, और आश्रित उपवाक्य वह होता है जो अपना अर्थ खुद नहीं रखता पूरा, यह अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे आश्रित होता है। क्लॉज वाले सेक्शन में डिटेल में बताया जाएगा आपको। देख लो, तुम पास हो जाओगे यदि पढ़ोगे, या छोड़ दो, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। अब इसको जरा मत पढ़ो, खाली इतना पढ़ो, तुम पास हो जाओगे, ये तो क्लियर है, सही बात है, तुम पास हो जाओगे, भविष्य की बात बता दिया। लेकिन खाली हम इसकी बात करें, इसको मत पढ़ो, खाली इसको पढ़ो, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो, यदि तुम पढ़ोगे तो, देखो अर्थ देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो क्या होगा पता ही नहीं, तो ये अधूरा अर्थ दे रहा है, ये पूरा अर्थ दे रहा है। जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक इनका अर्थ पूरा नहीं होगा, इसलिए ये प्रधान उपवाद, इसलिए ये आश्रित उपवाद कहलाते हैं। दोनों में अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में ढेर सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए, ठीक है, क्लॉजेज आते हैं जो अपना अर्थ खुद पूरा रखते हैं। अब देखो, सीता पास हो गई लेकिन रीता फेल हो गई। अगर यहाँ पे हटा के इसको फुल स्टॉप लगा दें तो सीता पास हो गई, रीता फेल हो गई, ये भी अपना अर्थ पूरा कर रहा है, ये भी अपना अर्थ पूरा कर रहा है, तो दोनों कंप्लीट हैं। लेकिन इसको जोड़ने वाला एक कंजंक्शन आया हुआ है जो विरोधाभास है, कंट्रास्ट बता रहा है, जो कि बट के रूप में आया है। तो यही बट आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समान पदीय कंजंक्शन है, जो समान पद वाले उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जोड़ा है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन देख लो, इसका फॉर्मेशन देखो अकेला, इसका फॉर्मेशन देखो, दो सब्जेक्ट, दो दो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ रही हैं। यहाँ पर देख लो, दो सेंटेंस, ए बी सेंटेंस, ए बी सेंटेंस, ए भी पूरा, ए भी पूरा, यहाँ पे कंजंक्शन लगना अनिवार्य है। यहाँ पे कोई, ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन या सब ऑर्डिनेट के कोई भी एडवर्ब आने जरूरी हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं आएगा। इसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो इस प्रकार से इनका रूप देखोगे, इनका रूप अलग दिखेगा, इनका रूप अलग दिखेगा और इनका रूप अलग दिखेगा। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन यानी आकार के रूप में, आकृति के रूप में, रूप के रूप में, संरचना के रूप में यहाँ पे आपको 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ें आपको क्लॉज वाले सेक्शन में डिटेल में बताई जाएंगी। ये तो केवल आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बताया जा रहा है। इसके बाद अब आपने जो अर्थ वाला पढ़ा है, अर्थ के आधार पे, उसमें से आपका पहला आएगा।